हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। यानी कि आपके सफलता को, आपके सपनों को हकीकत बनाने के बीच में और आपके सपनों के बीच में जो एक फासला है वो केवल और केवल आपके एक्शंस का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई किंतु परंतु, कोई परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलना है। ठीक है। और इसी का एक दूसरा उदाहरण ये भी है कि सुबह सुबह जब आप अलार्म सेट करके सोते हैं या रात को, जैसे मान लो कुछ बच्चों को रात को पढ़ने का होता है कि मुझे 1 बजे उठ के पढ़ना है, मुझे 12 बजे उठ के पढ़ना है, तो जो आपने अलार्म सेट करा है वो अलार्म बजते ही आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप कंटिन्यू करो, उस अलार्म को स्नूज कर दो, बंद कर दो और वापस सो जाओ, अपने सपने देखते रहो, या फिर उठो, उस अलार्म को बंद करो और जो सपने आपने सजोए थे, जो टास्क आपने लेके हाथ में ये अलार्म लगाया था, उस टास्क को हकीकत बनाने की कोशिश करो। ठीक है। एक्शन का ही फर्क है, आपने क्या एक्शन लिया। एक तो हो गया कि आप अलार्म बंद करके वापस सो गए, तो उससे क्या होएगा, यार काश मैं कल पढ़ लेता, कल मैंने अलार्म लगाया था, आंखें नहीं खुली मेरी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज तो मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, इतना अच्छा परफॉर्म करा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। और यही जो कॉन्फिडेंस है, यही आपके सभी ड्रीम्स को रियलिटी बनाने का दम रखता है। ठीक है। तो हम भी अपने ड्रीम्स को हकीकत बनाते हैं और एक्शन लेते हैं और चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 डिस्कस करने। अ मोमेंटस डिसीजन, मोमेंटस की मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला। क्या है वो? इन अ मोमेंटस डिसीजन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में द उत्तराखंड कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड की कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको स्वीकृति दे दी है, मार्किंग अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द स्टेट एंड द नेशन एज अ होल, जो कि इस पूरे स्टेट के लिए और साथ ही साथ हमारे देश के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने यूसीसी को लागू करने की कोशिश करी है, राइट। उत्तराखंड इज पॉइज्ड टू बिकम, पॉइज्ड मतलब कि अब वो इस तैयारी में है, इस पोजीशन में है, इस तैयारी में है टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, जो कि इंडिपेंडेंस से बाद से लेके अब तक का पहला ऐसा स्टेट होगा जिसने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया होगा। ठीक है। अभी वो बना नहीं है, बनने जा रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी उसके फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकृति दी गई है। दिस डेवलपमेंट होल्ड्स प्रोफाउंड implications for the socio-legal landscape। अब ये जो प्रकरण है ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है, profound implications यानी कि इसके बहुत ही profound यानी कि गहरे प्रभाव होंगे किसके ऊपर, जो हमारा सामाजिक और न्यायिक लैंडस्केप यानी कि परिदृश्य है उसके ऊपर। किसके? स्टेट एंड इज रूटेड इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दैट स्पैन्स द एवोल्यूशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स इन इंडिया। इस स्टेट के परिवेश के लिए, सामाजिक और कानूनी परिवेश के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव डालता है। साथ ही साथ ये जो है, इसका इतिहास जो है वो लीगल फ्रेमवर्क के, लीगल जो हमारी प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसके डेवलपमेंट के, एवोल्यूशन के इतिहास में भी जाएगा कि भाई इस तरीके से हमारा कानून जो है चेंज हुआ है, बदला है, आगे उसने कुछ चेंजेस लाए हैं। The UCC concept traces its roots back to the framers of the Indian Constitution। बोल रहे हैं यूसीसी का जो कंसेप्ट है, ये जो पूरा आइडिया है यूसीसी का, इसकी जड़ें हैं, यानी कि ये आज का प्लान नहीं कि आज किसी ने सोचा कि हम यूसीसी लेकर आते हैं। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं और कहाँ तक जाती हैं? टू दी फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमर कौन होते हैं? जिन्होंने प्लानिंग करी, कंसेप्ट दिया, किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जिन्होंने फ्रेमिंग करी, प्लानिंग करी, उन लोगों ने भी यूसीसी का प्रावधान डाला था। Who envisioned a legal framework that would promote equality and justice among diverse communities। जिन्होंने envision मतलब कल्पना करी थी। किस चीज़ की कल्पना करी थी? एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की, न्याय प्रणाली की हिंदुस्तान में जिसमें कि इक्वालिटी
अलग अलग समुदायों के बीच में, अलग अलग रिलीजन के बीच में, रिलीजन के लोगों के बीच में लीगल इक्वालिटी वहाँ पे प्रमोट की जाए। ऐसा है कि कानून की नज़र में अगर सब समान है तो एक शादी करना अगर हिंदू के लिए गलत है तो दो शादी करना अगर हिंदू के लिए गलत है तो वो क्रिश्चियनिटी में भी गलत होना चाहिए, सिखिज्म में भी गलत होना चाहिए और दूसरे किसी धर्म में भी गलत होना चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर हमारे देश में कानून बना है कि 2 बच्चों का प्रावधान है तो वो सबके लिए ही इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर समुदाय को उसमें छूट दी जा रही है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसमें छूट दी जा रही है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में भी ये अधिकार होना चाहिए डेमोक्रेटिकली कि सबके ऊपर एक ही कानून लागू हो। However, implementing it has been a long standing challenge. लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, यूसीसी देखो, यूसीसी बोल रहे हैं कि जब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना करी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन लोगों ने भी यूसीसी का कंसेप्ट दिया था, लेकिन तब से लेके अब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना एक लॉन्ग स्टैंडर्ड मतलब लंबे समय से लंबित चैलेंज रहा है। Given the diverse religious and cultural practices prevalent in the country, किस लिए? ये देखते हुए कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा विभिन्नता है रिलीजन के नाम पे, कल्चरल प्रैक्टिसेस के नाम पे, और अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग कल्चर में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं जिनकी वजह से यूसीसी लागू करना जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना जो है वो मुश्किल होता है। The directive principles in the Constitution under Article 44, तो अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिनके अनुरूप आपके कुछ दिशा निर्देश चलते हैं, गाइडलाइंस जो होती हैं, तो वो जो गाइडलाइंस वाले जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके अंतर्गत आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये क्या करते हैं, एनकरेज द इनैक्टमेंट ऑफ अ यूसीसी। ये इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं एक लॉ मेकिंग प्रोसेस या एक ऐसा लॉ बनाने की, यूसीसी जैसा लॉ बनाने की, ठीक है। बट इट्स रियलाइजेशन हैज़ बीन डिलेड फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन इसका हकीकत में या इसका वास्तविकरण या एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत सारे कारणों से बड़े लंबे समय से डिले हो रहा था। Uttarakhnd's move to implement the UCC is a stride towards harmonizing personal laws across religions, बोल रहे हैं। तो उत्तराखंड का जो ये मूव है जिसके अंतर्गत उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात करी है यूसीसी, ये स्ट्राइड है, यानी कि कदम है, एक कदम है टुवर्ड्स किसकी तरफ, हार्मोनाइजिंग मतलब सौहार्द बनाना, कोऑर्डिनेट करना। क्या कोऑर्डिनेट करना, पर्सनल लॉज अक्रॉस रिलीजन्स, यानी कि रिलीजन्स के अक्रॉस चाहे कोई भी धर्म हो उसमें पर्सनल लॉज जो हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाए, हार्मोनाइज किया जाए। The UCC's implementation has been marred in controversy as many influencers felt that it would infringe upon the religious rights. अब यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसको लागू कराने की जो प्रक्रिया है, ये बिगाड़ दी गई, हैज़ बीन मार्ड मतलब बिगाड़ना। किसने बिगाड़ दी, कंट्रोवर्सीज के ज़रिए इसको बिगाड़ दिया गया, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये लगता था, उनको ये लगा कि इससे यूसीसी लागू होने से इन्फ्रिंज यानी कि उल्लंघन होगा, उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक समुदायों का, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं उनके धार्मिक अधिकारों का हनन होगा, who have a very different set of religious tenets, जिनके बहुत ही अलग तरीके के religious tenets मतलब सिद्धांत हैं, than the majority हिंदू कम्युनिटी। किसके कंपैरिजन में, जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उससे विपरीत इनके बहुत ही अलग कुछ रिलीजियस प्रावधान है। However, it would be fostering equality on many counts, लेकिन ये क्या करेगा, ये इक्वालिटी यानी कि बराबरी को प्रोत्साहित करेगा बहुत सारे पहलुओं पे। One of the primary objectives of the UCC is to promote gender equality by standardizing laws related to marriage,
डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अदर पर्सनल मैटर्स। बोल रहे हैं इसमें सबसे पहला एक बहुत मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है यूसीसी का वो ये है कि जेंडर इक्वालिटी लेकर आना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, यानी कि सभी धर्मों में महिला, स्त्री, पुरुष जो है वो समान है, उनके पास समान अधिकार हैं, चाहे बात मैरिज की हो, डिवोर्स की हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की हो, या फिर कुछ और पर्सनल मैटर्स हों, पर स्त्री और पुरुष के दोनों के बराबर के अधिकार होने चाहिए। ये नहीं कि स्त्री को तो अधिकार नहीं है कि वो एक से ज़्यादा शादी कर सके, लेकिन पुरुष 4-4 शादियां करके बैठ रहे हैं, तो वो चीज़ अलाउ नहीं होनी चाहिए। वो हमें जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे प्रमोट करनी है। ये मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यूसीसी का। The UCC's implementation in Uttarakhand is expected to provide women with equal rights and opportunities। बोल रहे हैं तो इसी तर्ज पे जो यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन अगर किया जाता है उत्तराखंड में, तो इससे क्या होगा, महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स, समान अधिकार, समान अपॉर्चुनिटीज़ का एक जो है उम्मीद खड़ी हो जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, ताल्लुक़ रखते हों। दिस मूव टूवर्ड्स लीगल यूनिफॉर्मिटी इज इंटेंडेड to simplify the legal framework and ensure equal protection under the law to every Indian। तो ये जो प्रावधान है, ये जो कदम है लीगल यूनिफॉर्मिटी लाने का, इस इंटेंडेड, इसकी मंशा है कि लीगल फ्रेमवर्क को, कानूनी प्रक्रिया को सिंप्लीफाई किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ के तहत हर एक हिंदुस्तानी को, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड। अब लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत डाइवर्स नेशन है, यानी डाइवर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग अलग जाति के, धर्म के, समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, द यूसीसी's इम्प्लीमेंटेशन में inadvertently bump into deeply ingrained cultural and religious practices। तो इसका जो यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन है ये अनजाने में ही, बम्प इनटू मतलब कि जो बहुत जड़ों में घुस चुका हमारा कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ इसका टकराव हो सकता है। बिसाइड्स क्रिटिक्स कंटेंड दैट इट कुड लीड टू द इरोजन ऑफ पर्सनल फ्रीडम। और इसके साथ ही साथ क्रिटिक्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं या तर्क दे रहे हैं कि इससे जो पर्सनल फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगा, पर्टिकुलरली इन मैटर्स ऑफ मैरिज, ख़ास तौर पे शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के मसलों में पर्सनल फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। The biggest issue is that the enforcement of UCC, especially without adequate consensus and understanding, may lead to social unrest। और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि अगर हम UCC को ज़बरदस्ती लागू करते हैं बिना प्रॉपर कंसेंट के, कि सभी धर्मों का, जातियों का, समुदायों का इसमें स्वीकृति हो, सब राज़ी हों इसको मानने के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानने के लिए राज़ी हों, अगर बिना ये किए, बिना समझे इसको लागू किया जाता है, तो इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। Communities may feel marginalized or excluded if their distinct legal traditions are not adequately represented in the Uniform Code। तो कई समुदायों को ऐसा लग सकता है कि हमें छोड़ दिया गया है, मार्जिनलाइज यानी कि हमें वंचित कर दिया गया है या हमें निकाल दिया गया है, किससे, हमारे जो डिस्टिंक्ट, विशिष्ट, सेपरेट लीगल ट्रेडिशन है उससे हमें वंचित रखने की कोशिश की जा रही है, और जो कि नॉट, अगर हम इनको यूनिफॉर्म कोड के अंदर शामिल नहीं करते हैं तो it has the potential to create divisions rather than fostering the unity that the UCC aims to achieve। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है बंटवारा करने की, बंटवारे को बढ़ावा देने की, यानी कि एक जो मानसिकता है ना कि
ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये जो डिवीजन वाली, डिवाइड वाली जो मानसिकता है, इसको और ज़्यादा प्रेरित कर सकता है ये, रादर देन फॉस्टरिंग, बजाय कि सौहार्द के, एकजुटता बनाने के, जो कि यूसीसी दावा करता है कि उसका मुख्य उद्देश्य है एकजुटता बनाना। बट अगर हम इसको, जो दूसरे धर्म हैं जिनको लग रहा है कि हमारा हनन हो रहा है, हमें हमारे धर्म से वंचित किया जा रहा है, अगर उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो इससे और ज़्यादा डिवाइड बढ़ जाएगा। The complexities involved in reconciling different legal traditions and ensuring a seamless transition could lead to legal ambiguities, confusion and unintended consequences. बोल रहे हैं इसकी जो जटिलता है उसमें reconciling different legal traditions भी शामिल हैं, यानी कि reconciling मतलब यानी कि सेटल करना अलग अलग लीगल ट्रेडिशंस जो हैं उनको, एंड इंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करना कि एक सीमलेस ट्रांजिशन हो, सीमलेस यानी कि बिना तनाव का आसानी से हो सकने वाला ट्रांजिशन हो, कुड लीड टू लीगल एम्बिग्विटीज, जिसकी वजह से लीगल अस्पष्टता ना बने। ठीक है, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन ना हो और अनइंटेंडेड, जो हम नहीं चाहते ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस ना पैदा हो जाए। The government must allow a fair debate to assuage the fears of the minorities. सरकार को जो minorities हैं उनके जो द्वंद्व हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए फेयर डिबेट्स यानी कि एकदम क्लियर डिबेट्स होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, अनबायस्ड डिबेट्स होने चाहिए। There are concerns that the implementation of UCC might disproportionately affect माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। एक ये भी चिंता खड़ी है कि यूसीसी अगर लागू होता है तो उसका डिस्प्रपोर्शनली यानी कि इरैशनल तरीके से जो रेशो होता है ना, वो गलत रेशो में प्रभाव ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर पड़ेगा। It remains to be seen how the UCC is implemented on the ground in उत्तराखंड। अब ये देखना बाकी होगा कि चलो उनने कुछ फाइनल ड्राफ्ट तो पास कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इसको उत्तराखंड में वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये देखना भी बाकी है। इट शुड बी सीन एज पायलट प्रोजेक्ट, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ट्रायल प्रोजेक्ट की, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट की तरह देखना चाहिए, एंड वर्क इन प्रोग्रेस, और ऐसे कार्य की तरह देखना चाहिए जिसका भी काम शुरू मतलब अभी चालू है, रादर देन डेफिनेटिव मूव, बजाय कि ये सोच के कि ये तो निर्णायक है एकदम, अब इससे आगे इसमें कोई भी चेंजेस की या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने के बजाय हमें इसको ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे देखना चाहिए जिसमें और काम किया जा सकता है, जैसे जैसे कुछ परेशानियां सामने आएंगी तो और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज। तो देखो पैसेज की थीम जो है वो यूसीसी के इम्प्लीमेंट करने में जो चैलेंजेस आएंगे, जो उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, उनके बारे में हमने चर्चा करी। चलिए देखते हैं। द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स इन इंडिया। तो सामाजिक जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से उनके फ्रेमवर्क बने थे, उनका ब्लूप्रिंट बना था, उसके ऊपर तो हमने चर्चा नहीं करी है ना। द इम्पैक्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने केवल उसके ऊपर चर्चा करी है, ये इनकरेक्ट है, ये मेन थीम नहीं थी पैसेज की। The challenges and implications of implementing the Uniform Civil Code in Uttarakhand, option C is correct. Which of the following statements is true based on the passage? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? The UCC aims to erode personal freedom। तो उसका मुख्य उद्देश्य तो नहीं है ना कि पर्सनल फ्रीडम ख़त्म कर दिया जाए, उसका उद्देश्य नहीं है। बट अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि सबको सम्मिलित ना किया जाए तो ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को, बट उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है ये। The implementation of UCC in Uttarakhand is expected to disregard the rights of women। इनकरेक्ट है, बल्कि वो महिलाओं को और ज़्यादा अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो UCC लागू है इससे महिलाओं का बराबरी का अधिकार स्थापित हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात की जा रही है, तो उनको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, डिसरिगार्ड नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी। बिल्कुल करेक्ट है, अगर ये लागू होता है तो उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा जिसने कि यूसीसी लागू किया है इंडिपेंडेंस से लेके अब तक। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनकरेज द इनैक्टमेंट ऑफ यूसीसी अंडर आर्टिकल 44। करेक्ट है ये, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। The UCC's implementation is intended to create divisions and social unrest। तो उसको लागू करने का मकसद यही है कि हम एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं हमारे समाज में और सामाजिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये तो हमारा मकसद नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the tone of the passage regarding implementation of Uniform Civil Code in उत्तराखंड? उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने का क्या टोन दिखाई दे रहा है? तो टोन जो है वो एनालिटिकल है। ठीक है, उसमें कुछ किंतु परंतु, इफ़ अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, कहाँ पे सरकार को और बेहतर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या क्या उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि समाज में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो। ऑप्टिमिस्टिक और अनकंसर्न्ड नहीं है, क्रिटिकल एंड डिसमिसिव भी नहीं है, बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल। एनालिटिकल है तो बैलेंस फिट बैठ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does the passage suggest that the implementation of the UCC in Uttarakhand should be seen as a pilot project and work in process rather than definitive move? क्यों कहा गया कि हमें उत्तराखंड में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन को एक पायलट प्रोजेक्ट, ट्रायल प्रोजेक्ट की तरह देखना चाहिए जिसके ऊपर काम अभी बाकी है, बजाय कि ये सोच लेने के कि ये फाइनल वर्डिक्ट है, फाइनल मूव है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए कहा गया ये चीज़ क्योंकि जो यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं आएंगी, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि हिंदुस्तान जो है वो विविधता वाला देश है, वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा विविधता जहाँ पे आएगी उसमें यूसीसी, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा। बिकॉज द यूसीसी एम्स टू अंडरमाइन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये इनकरेक्ट है, अंडरमाइन नहीं करना चाहता उसको। बिकॉज देयर इज यूनानिमस सपोर्ट फॉर द यूसीसी अक्रॉस द कम्युनिटीज इन उत्तराखंड, कि उत्तराखंड की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सब ने यूसीसी के लिए सपोर्ट किया है। तो अभी इसके बारे में भी चर्चा नहीं हुई है, अभी केवल एक फाइनल ड्राफ्ट जो है उसको स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए राइटर ने ये कहा कि हमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है अगर उनके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमको उसको एक फेयर डिबेट के जरिए दूर करना चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट है। बिकॉज द यूसीसी इज एक्सपेक्टेड टू इंस्टेंटली रिजॉल्व ऑल लीगल एम्बिग्विटीज एंड सोशल इशूज, क्योंकि यूसीसी से उम्मीद की जा रही है कि वो सारे लीगल जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, सोशल इश्यूज हैं, उन सबको, जो भी लीगल गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उन सबको रिजॉल्व कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखी जा रही इससे। बिकॉज द यूसीसी's implementation may encounter complexities and requires careful consideration of its impact on various communities। बिल्कुल करेक्ट है कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं हैं और इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक सभी समुदायों के ऊपर, सभी कम्युनिटीज़ के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। सो ये हो गया करेक्ट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट can be used as one word substitute for the given group of words. One who supervises students in an examination hall. In examination hall में जो टीचर होता है वो उसको क्या बोलता है, इनविजिलेटर। तो इनविजिलेटर मतलब कि निरीक्षक। ओके, सुपरवाइज करना स्टूडेंट्स को, इनविजिलेटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्ट करता है मतलब जांच करता है उनकी। एग्जामिनी एक ऐसा व्यक्ति जिसका टेस्ट जो टेस्ट दे रहा है, टीचर जो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इन्विजिलेटर इज करेक्ट।
टैसीटर्न का हमें सिनोनिम बताना है। टैसीटर्न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बात करता हो, थोड़े बहुत शब्दों का इस्तेमाल करता हो, बहुत थोड़ा बहुत कुछ बोलता हो। वर्बोस वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, ठीक है, चपड़ बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। नॉइजी अगेन शोरपूर्ण, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। लाइवली मतलब जोश से भरा हुआ। रिजर्व्ड मतलब कंजर्वेटिव काइंड ऑफ, शाय काइंड ऑफ व्यक्ति, कोई बहुत ही रिजर्व नेचर का शांत व्यक्ति। सो ऑप्शन डी रिजर्व्ड इज करेक्ट। वर्टिकल, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो अब वर्टिकल का सिनोनिम क्या होएगा? अपराइट मतलब सीधे खड़े होना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अपराइट जो है वर्टिकल का वो हो गया सिनोनिम। इक्वल मतलब बराबर। पैरेलल मतलब जब दो लाइनें एक डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी तक एक ही डिस्टेंस पे चलती हैं साथ में, तो उसको पैरेलल बोलते थे। शेकी मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अपराइट इज करेक्ट। केक वॉक मतलब बहुत आसान, ये ईडियम है, इसका मतलब तो बहुत ही आसान। वो तो उसके लिए केक वॉक जैसा था, वो जो टास्क था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था उसके लिए, तो केक वॉक था, मतलब बहुत इजी था। समथिंग टेस्टी, कुछ बहुत स्वादिष्ट। समथिंग इजी, बहुत इजी कोई चीज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। गिव क्या है? हमारा वर्ब है। द चाइल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, बच्चे को देना है ना। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट, तो द चाइल्ड मस्ट बी गिवन या शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। बच्चे को दो आप नरिशिंग डाइट, ठीक है। चाइल्ड इज गिवन, उसको दी जा रही है, दी नहीं जा रही है, इंस्ट्रक्शन आई है कि दो। द चाइल्ड वॉज गिवन, उसको दी गई, पास्ट की बात भी नहीं है। द चाइल्ड शुड बी गिवन अ नरिशिंग डाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेनेशियस का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल रखने वाला व्यक्ति कोई। तो एंटोनिम क्या होएगा? स्टेडफास्ट। फर्स्ट है, स्टेडफास्ट का मतलब होता है अटल, तो वो स्ट्रॉन्ग विल जो है वो सिनोनिम हो गया। रिलेंटलेस मतलब बहुत ही कांस्टेंट, बिना किसी रुकावट के, इंटेंस, तो ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा इसके एंटोनिम के तौर पे। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और यील्डिंग का मतलब होता है कि आसानी से थोड़ा सा तनाव पे वो कोई भी चीज़ छोड़ देना। और फिर उसके अलावा या फिर ये बोल सकते हैं कि नॉन रेजिस्टेंट, यानी कि जो विद्रोह नहीं करेगा, आसानी से आपकी बात मान जाएगा। तो टेनेशियस मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला। अब दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है तो वो विद्रोह करेगा, आपकी हर गलत सही बात को नहीं मानेगा। वहीं यील्डिंग व्यक्ति ऐसा होगा जो आपने जो बोला वो उसके लिए यस सर करता रहेगा। सो डी यील्डिंग इज करेक्ट एंटोनिम फॉर टेनेशियस। We stayed in Jim's flat during he was on holiday. तो during he was on holiday नहीं आएगा, हम उसके घर पे रहे while he was on holiday. So on holiday, during he was, हाँ during he was में एरर आएगा, during की बजाय क्या आएगा? while he was on holiday. हम उसके घर पे रहे, उसके फ्लैट में रहे जबकि वो हॉलीडेज के ऊपर गया हुआ था। He allowed his son to drive, but he warned him of the danger. उसने अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी लेकिन उसने उसको warn किया, पास्ट की बात है, warned, he warned him of the danger. तो ऑप्शन ए में एरर है, but he warned की बजाय क्या है? warned. The chairman of our company takes care of the rank and file in the company. Rank and file मतलब आम लोग, साधारण से साधारण व्यक्ति भी, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल। तो जो चेयरमैन है कंपनी का वो साधारण से साधारण व्यक्ति का भी ख्याल रखता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पीपल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योर सेल्फ दिस टाइम। डिड के साथ में कभी भी बेक्ड यानी कि थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म बेक आएगा। डिड यू बेक द चॉकलेट केक। सो डिड यू बेक्ड में एरर है, डिड यू बेक आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। मेजर पेनल्टी मतलब सज़ा, ठीक है। पनिशमेंट अगेन सज़ा। पेनल्टी में क्या होता है कि आपको पैसे दे के कुछ छुटकारा मिल जाए, वैसी वाली पेनल्टी। थ्रेट मतलब डर, खतरा, तो जाहिर सी बात है डर खतरा ही बना हुआ है। एंडेंजर मतलब खतरे में, तो यहाँ पे खतरे में नहीं है, खतरा है मैनकाइंड के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
रफ का एंटोनिम बताना। रफ का मतलब होता है दरदरा, बहुत ही थोड़ा दानेदार कुछ चीज़ हो, ठीक है। जैसे कि आप मान लो चने दाल पीस रहे हैं तो आप बोलेंगे कि थोड़ा दरदरा रखना, यानी कि थोड़ा सा मोटा रखना, बिल्कुल फाइन मत करना या स्मूथ मत करना। कोर्स मतलब भी रफ होता है। क्रूड मतलब कच्चा। स्मूथ मतलब एकदम महीन बारीक। थिक मतलब मोटा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी स्मूथ इज करेक्ट। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट? कि तुम्हें क्या याद रहा उसको मीट करना लास्ट नाइट की पार्टी में? तो डू यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, कि तुम्हें क्या याद है कि तुम लास्ट नाइट की पार्टी में उससे मिले थे, ठीक है। सो डू यू रिकॉल, टू मीट की बजाय क्या आएगा, मीटिंग हर, कि क्या तुम्हें याद है कि कल तुम उससे पार्टी में मिले थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, थोड़े आराम से धीरे धीरे सुस्त तरीके से टहलते हुए चलना। एम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे से सुस्त तरीके से टहलते हुए चलना। स्ट्रट मतलब अरमान से चलना। रॉम्प का मतलब होता है उत्तेजना से खेलना, एक्साइटेड होके। और प्रैंस मतलब कि उछलते हुए चलना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एम्बल इज करेक्ट। शी गिफ्टेड मी अ ब्यूटिफुल हैंड बैग, उसने मुझे एक बहुत खूबसूरत सा हैंड बैग जो है तोहफे में दिया। तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। गिफ्टेड क्या है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। आई वॉज गिफ्टेड, पास्ट की बात है ना, मुझे दिया उसने गिफ्ट। तो आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल हैंड बैग बाय हर। आई एम गिफ्टेड नहीं आएगा। आई एम बीइंग गिफ्टेड, मुझे दिया जा रहा है नहीं होगा, जा रहा था। आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल हैंड बैग बाय हर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The importance of physical exercise in dash the incidence of heart attacks cannot be underestimated. कम करने में बोल रहे हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज की जो महत्वता है, हार्ट अटैक के जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं, हार्ट अटैक की जो घटनाएं हो रही है, उनको कम करने में उसकी जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, उसको अंडर एस्टिमेटेड नहीं किया जा सकता। The rise of heart attacks has been attaining dash proportion in recent times. तो जो बढ़ते हुए हार्ट अटैक्स है उसको प्रोपोर्शन यानी रेशो मिल रहा है, हाई रेशो मिल रहा है पिछले कुछ समय से। कॉजिंग ग्रेव कंसर्न, जो कि गहन चिंता का विषय बना हुआ है, स्पेशली टू द मेडिकल रिसर्चर्स, हो सकता है खास तौर पे जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनके लिए। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो चलना जो है वो बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है। विच डैश नो इक्विपमेंट, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, मनी, मटीरियल और डैश ऑफ अ क्लब। The importance of physical exercise in increasing the incidences of heart attack, emphasizing, minimizing या maximizing। तो इसको कम करने की बात की जा रही है ना, कि हार्ट अटैक को कम करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो ऑप्शन सी मिनिमाइजिंग इज करेक्ट। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स। लो प्रोपोर्शन बहुत कम, इसका रेशो बढ़ा है। कैपेशियस का मतलब होता है बहुत ही विशाल। सूदिंग मतलब कि आरामदायक, सुखद। और अलार्मिंग मतलब चिंताजनक। तो यहाँ पे चिंताजनक प्रमोशन से बढ़ा है ना, सो ऑप्शन सी डी अलार्मिंग इज करेक्ट। द राइज अटेनिंग अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स कॉजिंग ग्रेव कंसर्न्स स्पेशली टू मेडिकल क्रीड क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक धार्मिक विश्वास जो होता है। क्लास मतलब श्रेणी, वर्ग। फ्रेटर्निटी मतलब मेडिकल फ्रेटर्निटी बोला जाता है ना, इसका मतलब होता है समूह, ग्रुप। मेडिकल की फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। पर्सन्स यानी कि लोग। तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी ग्रुप के लिए बात की जा रही है, मेडिकल ग्रुप के लिए। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच dash no equipment, loses no equipment, gains no equipment, requires यानी कि जरूरत हो। सो सी इज करेक्ट। नो इक्विपमेंट, मनी, मटीरियल और डैश ऑफ अ क्लब। कोरिलेशन ऑफ अ क्लब, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब। तो मेंबरशिप नहीं चाहिए किसी क्लब की। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्ले स्टोर से ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।